वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सिविल सेकंड सेम की क्लास ले रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स। उसमें चैप्टर नंबर 2 है आपका लॉ ऑफ फोर्सेस। उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फोर्स के, मतलब लक्षण क्या होते हैं फोर्स के, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम फोर्स का, और उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे फोर्स के, बल के। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर वस्तु या गतिमान वस्तु, जो किसी स्थिर वस्तु या गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और क्या होता है, ये एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल बाह्य कारक होता है। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी फोर्स की, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन। और एक न्यूटन में क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं एक न्यूटन में। कैसे देख सकते हैं हम लोग, मीटर F इक्वल टू एम में होता है। एम क्या है आपका, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ए क्या होता है आपका, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एक न्यूटन में क्या होता है आपका, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। जनरली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम फोर्स की जो यूनिट होगी वो कोशिश करेंगे कि न्यूटन में ही ले। ठीक है, एमकेएस में अगर कोई पूछ ले कि एमकेएस में जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होगी, तो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस में मैं दे रहा हूं, एमकेएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है आपकी केजीएफ। केजीएफ, एक केजीएफ किसके इक्वल होता है आपका, 9.81 न्यूटन की। एक केजीएफ किसके इक्वल होता है, 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। ये एमकेएस में होती है। चलिए अगला यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं फोर्स के। देखिए, जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो कंप्लीटली तभी कहा जाएगा जब हमें 4 चीजें बताऊं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं। पहला तो आपका देखो, जो टॉपिक्स हो गए उसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। देखो, फोर्स हो गया, ऐसा यूनिट हो गई। अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, किन किन बातों पे जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है। पहला है आपका मैग्नीट्यूड, यानी कि उसमें परिमाण होना चाहिए। दूसरा डायरेक्शन होनी चाहिए, दिशा। तीसरा क्या होना चाहिए, क्रिया बिंदु होना चाहिए उसका, यानी कि किस बिंदु पे वो लगा हुआ है। चौथा क्या होना चाहिए उसके अंदर, लाइन ऑफ एक्शन उसकी होनी चाहिए, यानी कि क्रियाकारी रेखा। लिख देता हूं, क्रियाकारी रेखा। तो यानी कि ये 4 चीज हमें पता होंगी तो हम फोर्स को अच्छे से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड, परिमाण होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, क्रिया बिंदु होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन से क्या मतलब होता है, देखिए पहले क्रिया बिंदु से समझ लेते हैं। क्रिया बिंदु क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई फोर्स है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर बिंदु पे, ए पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, जिसकी यूनिट कितनी है, एस। तो ये जिस बिंदु पे लग रहा है, इस बिंदु को हम बोलेंगे क्रिया बिंदु, ए पॉइंट को। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या मतलब हुआ कि जिस दिशा में बल लग रहा है वो बल जो है वो उस क्रियाकारी बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। यानी कि जो ये एक्स एक्स है, जो सरल रेखा, जो ये रेखा है एक्स एक्स, इस पर ये एफ फोर्स लग रहा है जो कि क्रियाकारी बिंदु से ए से होकर गुजर रहा है। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। एक्स एक्स क्या हो जाएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये 4 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। बल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, किस तरीके से लिखोगे। तो हम जानते हैं कि बल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई रेखा है और हमने मान लीजिए इस पॉइंट ओ पर थीटा एंगल पे कोई बल लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई कोई एफ फोर्स है जो कि ओ बिंदु पे लग रहा है, जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लगा हुआ है, थीटा एंगल पे लगा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लगा हुआ है। इस तरीके से हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये है भाई, एक डायग्राम मान लीजिए ये वाला हो गया, एक डायग्राम ये वाला हो गया, दूसरा डायग्राम कौन सा, मान लीजिए ये वाला है। इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया हमने फोर्स को, हमने रिप्रेजेंट कैसे किया भाई, हमने रिप्रेजेंट किया है कि कोई फोर्स है एफ जो किसी बिंदु ए पे लगा हुआ है और उसकी लाइन ऑफ एक्शन से होकर गुजर रहा है वो, तो हम इसको ये कह सकते हैं। या फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो फोर्स को, या अलग अलग तरीके से एग्जांपल देके एग्जामिनर को समझा सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं दोनों में से। या फिर आप ये कह लीजिएगा कि भाई किसी नस समतल पे कोई पिंड रखा हुआ है, किसी नस समतल पे कोई W वेट का पिंड रखा हुआ है, ठीक है, तो और इस पर जो एक बल है F लग रहा है, ठीक है, जो कि समतल के पैरेलल है। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी नस समतल पे कोई पिंड रखा हुआ है जिसका अभी W है, और ये जो नस समतल है यहाँ से अल्फा डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये नत समतल है, ये वाला जो ये वाला नत समतल है, इससे थीटा एंगल पे क्या है आपका जो बल है वो लगा हुआ है, इससे थीटा एंगल पे वो बल आपका लगा हुआ है। तो डिफरेंट तरीके से आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग पोजीशन बना का। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं एग्जामिनर को इजीली। चलिए, रिप्रेजेंट कर दिया हमने फोर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हमने फोर्स की। अगला है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के क्या इफेक्ट होगा। देखिए ये तो कॉमन सी बात है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। देखो, अगर हम किसी भी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु पे हमने मान लीजिए कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो रुकी हुई है तो वो चल पड़ेगी, अगर वो चल रही है तो वो रुक जाएगी। ये इफेक्टिव होगा भाई। अगर हम किसी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं, अगर वो रुकी हुई है, रुकी हुई पे हम बल लगाएंगे तो वो चल पड़ेगी, और चल रही है तो हमने उसे रोकने के लिए बल लगाया तो वो रुक जाएगी। तो ये इसका इफेक्ट हो गया कि भाई हम किसी भी चलती वस्तु को रोक सकते हैं या किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है कि इफेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हमने किसी वस्तु पर मान लीजिए फोर्स लगाया और वस्तु भी उतना ही फोर्स ध्यान रखना, उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगा रही होगी अगर, तो उस वक्त वस्तु गतिमान नहीं होगी। उस वक्त वस्तु गतिमान नहीं होगी, क्या होगा, वस्तु का जो शेप है, जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। वस्तु का जो साइज और शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी उसका प्रभाव है कि अगर वस्तु जो है कोई फोर्स नहीं लगा रही है, मतलब विपरीत, मतलब जैसे हमने किसी बच्चे को धक्का दिया, तो धक्का देंगे किसी बच्चे को तो वो गिर जाएगा, और अगर हमने किसी बच्चे को धक्का दिया और वो उल्टा उतना ही धक्का हमें लगा दे रहा है, तो उस वक्त वो गिरेगा थोड़ी, वो थोड़ी गिरेगा, फिर वो नहीं गिरेगा। तो दो कंडीशन यहां बनी है कि एक बार तो हम धक्का दे रहे हैं किसी स्थिर वस्तु को, ठीक है, तो वो चल पड़ेगी, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है कि अगर हम किसी स्थिर वस्तु को धक्का दे रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वो वस्तु वापस से उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में हमें लगाएगी, तो क्या होगा, उस वक्त वो चलेगी तो नहीं, लेकिन क्या होगा, उस वस्तु का साइज और शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये होते हैं वस्तु के, मतलब उस फोर्सेस के इफेक्ट। तो ये सब चीज हमने देखी है अभी। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।